नमस्कार। नमस्कार भारत का नमस्कार स्वीकार करें। विक्रमी संवत 2077 और वैसे तो सप्तमी के उपरांत अष्टमी थी, लेकिन कुछ लोग कल अष्टमी मनाएंगे और अष्टमी और नवमी संयुक्त रूप से मनाएंगे, लेकिन आज मना लेनी चाहिए थी। चलिए, शारदीय नवरात्र के 7वें और 8वें नवरात्र की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मेरा निवेदन यही कि अभी तो कम से कम कल भी आप लोग जाएंगे मंदिरों के अंदर और परसों दशहरा आयोजन में आप लोग जाएंगे अवश्य, कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा स्तर पर, लेकिन अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क अवश्य लगाएं। और अब जो दिल्ली में अभियान दिल्ली सरकार ने चलाया है कि भाई रेड लाइट पर जब आपकी गाड़ी हो तो फिर उसका इग्निशन बंद कर दें, उसका इंजन बंद कर दें, लेकिन ये चीज़ स्पष्ट नहीं की है कि यदि अभी रेड लाइट चालू होने में, खुलने में, अर्थात ग्रीन लाइट होने में 10-12 सेकेंड ही बचते हैं तो क्या तब भी इंजन बंद रखना होगा या नहीं। चलिए, क्योंकि हमारे इस प्रकार के कानूनों में कहीं ना कहीं अस्पष्टता जरूर होती है, मौके जानबूझ के छोड़े जाते हैं, जिसको कहते हैं लूप होल छोड़े जाते हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर की कमाइयों के जरिए रखे जाते हैं। आगे बढ़ते और लेकिन ये फिर याद दिलाते हुए कि यदि हम लोग जो फुटपाथ पर अवैध कब्जे हैं, यदि उनको मुक्त करा दें अवैध कब्जों से, तो ये समस्या बहुत हद तक बिना किसी उपाय के ही दूर हो जाएगी, ये जो प्रदूषण वाली समस्या है। चलिए, अब आगे बढ़ते हुए, क्योंकि चुनाव का दौर है, विशेष रूप से बिहार के अंदर उपचुनाव, आज प्रधानमंत्री जी ने 3 रैलियों को संबोधित किया बिहार के अंदर, सासाराम में, गया में और भागलपुर के अंदर। आज हालत ये हो गई है कि लोग भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे लोगों का साथ देने से भी नहीं हिचकिचाते। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? मैं जवानों और किसानों की भूमि बिहार से इन लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। भारत अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक रैली का छोटा सा वीडियो क्लिप आपके सामने, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही जारी किया हुआ है। अब हालांकि उन्होंने जो अपनी शुरुआत की आज की, वो सासाराम के अंदर उन्होंने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि व्यक्त की और रघुवंश प्रसाद सिंह को भी, और पासवान साहब के लिए विशेष रूप से उन्होंने कहा कि वो अंतिम क्षण तक यहाँ पर गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे, आदि आदि इस प्रकार की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अवश्य कही। हालांकि उसके बाद चिराग पासवान का ट्वीट जारी हुआ, जिसमें उन्होंने मतलब अपना सम्मान व्यक्त किया प्रधानमंत्री जी के प्रति और कहा कि भाई मैं बड़ा भावुक हो गया हूं प्रधानमंत्री जी के लिए। कुल मिलाकर बात यह है कि आज के समय में अगर सबसे ज्यादा कोई फंसने वाली स्थिति है तो वो चिराग पासवान के लिए हो गई है। वो गाना ना, वो एक गजल थी कि ए गमे जिंदगी कुछ तो दे ये सिला, इस प्रकार का कुछ था कि होता नहीं है फैसला, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, तो एक तरफ नीतीश कुमार से मतभेद और दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी के लिए प्रेम भाव या सम्मान,
तो अब नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इस चक्रव्यूह के अंदर वो फंसे जरूर हुए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फैसला फिलहाल नहीं ले पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात उसमें जो हुई, आज मुझे जो एक व्यक्तिगत रूप से बात खल रही है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने, हालांकि वो अक्सर चुनावों में कुछ ना कुछ इस प्रकार की बातें कहते रहते हैं, लेकिन अब किसी ने इस बात पर गौर किया हो या ना किया हो, लेकिन उन्होंने जो कहा कि भाई जो तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों वाला जो बयान दिया था, हालांकि उन्होंने आज भी एक अपने वक्तव्य के अंदर, एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है कि वो इस बात पर अड़ी हैं 10 लाख नौकरियां देने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसका लगभग एक तरीके से खिल्ली उड़ानी कह लीजिए, मजाक उड़ाना, कुछ भी कह लीजिए। उन्होंने कहा कि, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने लेकिन ये कहा कि भाई ये रिश्वत बनाने का या रिश्वत कमाने का जरिया है जो 10 लाख नौकरियों का वादा तेजस्वी यादव ने किया है। अब प्रश्न ये होता है कि क्या ये प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से शोभा देता है इस प्रकार का वक्तव्य? अर्थात सरकारी नौकरियां जो भी सरकार वादा करती है, जो उपलब्ध कराई जाती हैं, कि वो सिर्फ और सिर्फ, इसका मतलब तो यही हुआ कि रिश्वत कमाने का जरिया हो गया। और अगर तेजस्वी यादव या इस प्रकार के लोग जो सत्ता के शीर्ष पर बैठेंगे, यदि उनके लिए रिश्वत का जरिया है, तो ये चीजें तो फिर सारे हिंदुस्तान में माहौल लगभग एक जैसा ही है ना। फिर तो ये उनके ऊपर भी अप्लाई होता है, उनकी केंद्र सरकार के ऊपर भी लागू होता है ये फार्मूला, तो उनके जो राज्य में सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनके ऊपर भी अप्लाई होता है ये। तो शायद मैं समझता हूं इस प्रकार की हल्की बात कहने से बचना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को। लेकिन चलिए अभी तो देखते हैं, आगे आगे बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे तीर कमान चलेंगे, बहुत सारे कहते हैं जहरीले तीर भी चलेंगे, और दोनों, मैं ये नहीं कह रहा कि खाली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलेंगे, सब तरफ से होंगी। अभी देखते जाएं आगे आगे क्या होता है। हालांकि इसी में आज खाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही नहीं, राहुल गांधी ने भी रैली की। एक जगह उन्होंने, राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ भी कंबाइंड रूप से रैली उन्होंने की। और मोदी जी ने एक चीज, क्योंकि उनकी एक आदत बन गई है, और वो जहां जाते हैं वहां की भाषा में पहले शुरुआत में कुछ बोलते हैं, और आजकल एक चलन हो ही गया है कि भाई जो जवानों की शहादत है, फौज के जो जवानों की शहादत है, उसको भुनाने का एक चलन चल गया है कि भाई बिहार के लोग थे, हमें गर्व है, बिहार के लोगों ने जो है, नौजवानों ने गलवान घाटी में वो शहीद हो गए, और लेकिन भारत माता का सिर उन्होंने नहीं झुकने दिया। ये एक तरीके से, हालांकि उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए वहां पर, अब लेकिन बात फिर वही उठती है, सवाल करने वाले करते हैं कि भाई ठीक है, उनको नमन है जिन्होंने शहादत दी, जिन जवानों ने, बिहार वालों ने, लेकिन लगभग संपूर्ण देश से ही जवान जाते। पर चलिए किसी भी बहाने उन्होंने याद किया, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक तंज कसा राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ने कहा कि अगर नौजवान गलवान में चीन के साथ लड़ाई में शहीद हुए, या चीन से लड़ते हुए शहीद हुए, तो मोदी जी ने ऐसा क्यों बोला कि कोई हमारी जमीन पर आया ही नहीं। बात तो ठीक है, बार बार प्रधानमंत्री जी की मीटिंग्स के बाद में कई बार ये चीजें कही गई कि भाई हमारी जमीन के ऊपर तो कोई आया ही नहीं, और अब वो बार बार दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारे जवान जो चीन से लड़ते हुए शहीद हुए। तो देखिए, हर व्यक्ति, राजनीतिज्ञों की तो बात है, वो तो कोई ना कोई मौका तलाशते हैं, अपनी अपनी बात सबने कहनी होती है। और हालांकि राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ जो रैली करी, उन्होंने इस चीन के मुद्दे के अलावा उन्होंने बेरोजगारी का भी जिक्र किया कि भाई बेरोजगारी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं चर्चा कर रहे, चीन के मुद्दे पर क्यों नहीं जवाब दे रहे। और उन्होंने यहां तक भी कहा कि जिस प्रकार अडानी और अंबानी के लिए नरेंद्र मोदी रास्ता साफ कर रहे हैं या बना रहे हैं, इस अनुसार तो आने वाले समय में 2-3 जो सरमाएदार हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, जो करोड़पति हैं, उन्हीं के हाथ में देश की पूरी व्यवस्था चली जाएगी। तो
अब भाई राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो अपने तरीके से बात को रखेंगे। हालांकि इसी चरण में एक चीज मोदी ने निशाना फिर लगाया कि भाई जो विदेशी जो हमारे विपक्षी दल हैं वो 370 के पक्ष में हैं, मंदिर नहीं बने ये वो लोग चाहते थे, उसका भी इन्होंने विरोध किया। हालांकि चली बात पर मैं चर्चा कर दूं कि 370 के संदर्भ में आज महबूबा मुफ्ती ने फिर एक भड़काऊ सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि भाई 370 को वापस लाने के लिए, खून बहाने के लिए हम तैयार हैं या तैयार रहेंगे, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ कश्मीर वाला झंडा लहराएंगे और कुछ नहीं लहराएंगे। वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वहाँ के, उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि भाई पुलिस को राजद्रोह का केस दर्ज करना चाहिए। सुरेश रैना जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के या कश्मीर के अध्यक्ष हैं, उनका इस प्रकार का कहना था। तो अब क्योंकि चुनावी दौर है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है देखने सुनने को इसके अंदर मिलती रहेंगी। अब एक चीज हो, आपने देखा होगा कल हालांकि हमने चर्चा की थी कि जो फ्री वैक्सीन वाली बात जो वादा किया था, जो उनका संकल्प पत्र था, आजकल संकल्प पत्र आ गए हैं घोषणा पत्र की जगह। संकल्प पत्र के अनुसार कि भाई जो अगर बिहार में आप हमें वोट दोगे तो हम आपको फ्री वैक्सीन देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई जो लोग कोरोना के दौर के अंदर फ्री में मास्क नहीं दे पाए, फ्री में सैनिटाइजर नहीं दे पाए, वो लोग फ्री वैक्सीन कैसे दे देंगे। और क्या वो भूल गए जब कोरोना के दौर में जो पैदल बिहार के मजदूर लोग आ रहे थे, पैदल चल रहे थे, उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष रूप से किस रोटी आदि देनी तो बात की बात है, किस प्रकार का पुलिसिया बर्ताव रहा वहां की सरकार का, ये तेजस्वी यादव का कहना है। लगे हाथ बता दें कि संजय राउत ने भी कहा कि भाई हमने जब छोटे थे तो हमने ये तो सुना था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन ये अब सुन रहे हैं कि भाई तुम मुझे वोट दो और मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा। अब अगर जो कोई वोट नहीं देगा आपको तो इसका मतलब उसके लिए वैक्सीन नहीं है। वो कहते हैं कि अगर बेरोजगारी मुद्दा बनाया होता, संजय राउत का कहना है, तो समझ आता था, लेकिन वैक्सीन को मुद्दा बना रहे। एक सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने भी कहा है कि भाई आप इस प्रकार की घोषणा कैसे कर सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने फंड से ये वैक्सीन खरीदेगी तो स्पष्ट करें, और अगर सरकारी फंड से ही वैक्सीन ली जानी है, सरकारी खर्चा ही इस वैक्सीन के ऊपर होना है, तो फिर वो बाकी देशवासियों को क्यों नहीं, खाली बिहार वालों को या चुनाव वाले राज्यों के लिए ही ऐसा क्यों है। ये उमर अब्दुल्ला का कहना है, बात उनकी भी बिल्कुल सही है। और संजय राउत ने कहा कि भाई जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह, और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, उनको स्थिति को आकर बिल्कुल अच्छे तरीके से स्पष्ट कर देना चाहिए। खैर, तो ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने कहा है कि भाई संजय राउत का ये भी कहना है कि जाति मजहब के आधार पर और वैक्सीन के नाम पर देश बांटने की तैयारी हो रही है। कहते जाति और धर्म के नाम पर तो सुना था, लेकिन इस बार वैक्सीन के नाम पर देश को बांटने की तैयारी है। संजय राउत का गंभीर आरोप है साहब इन बातों को लेकर। तो अब क्या, हालांकि एक चीज और भी कही गई है बिहार के संदर्भ में। अब हमारा भी प्रश्न है कि जो पिछले 2015 के चुनाव का अगर आपको अच्छी तरह याद हो, मोदी जी ने एक प्रकार की घोषणा की थी, यद्यपि उसका लालू प्रसाद यादव ने उस समय पे खिल्ली भी उड़ाई थी, जब मोदी जी ने कहा था बहनों भाइयों आपको कितना पैकेज दूं, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, तो 1 लाख करोड़, तो उन्होंने 1.25 लाख करोड़ के आसपास का जो पैकेज दिया था उसका क्या हुआ, वो कहाँ खर्च हुआ, उसकी कोई जानकारी नहीं है। उससे क्या डेवलपमेंट हुआ, कितने एम्स बने, और जो सबसे बड़ी बात थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग एक लंबे समय से चलती आ रही है, उसका क्या हुआ, क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता। अब ये राजनीतिक, क्योंकि जब तक, और हालांकि कहा है कि भाई लालू प्रसाद यादव 9 तारीख को छूट कर आएंगे बाहर, अर्थात बिहार लौटेंगे, और 10 तारीख को नीतीश कुमार की विदाई तय है, यह तेजस्वी यादव ने कहा है। सब अपने अपने अनुसार इन बातों की चर्चा करते रहेंगे। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, एक विशेष आपको कि पावर कॉरपोरेशन जो उत्तर प्रदेश में है,
उन्होंने 1,09,00,000 ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्टेड किया है जिन्होंने कभी बिल दिया ही नहीं। ऐसे उपभोक्ताओं को, बिजली का तो उपभोग कर रहे हैं लेकिन जिन्होंने कभी बिल दिया ही नहीं, उनको पावर कॉरपोरेशन ने फिलहाल ब्लैक लिस्टेड किया है। अब आगे देखते हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई होती भी है या नहीं है, और होती है तो क्या कार्रवाई होती है। और एक थोड़ी सी चिंता वाली खबर है कि 62 वर्षीय कपिल देव, जिन्होंने 1983 में भारत को क्रिकेट में वर्ल्ड कप दिलाया था, भारत की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, उनको रात हार्ट अटैक आया, अर्थात हृदय से संबंधित बीमारी हुई, और उनको रात दिल्ली स्थित जो फोर्टिस हॉस्पिटल है ओखला में, वहाँ पर अब दाखिल कराया गया सुबह के समय में, और उनकी एंजियोप्लास्टी की डॉक्टर अतुल माथुर ने। तो फिलहाल उनकी जो स्थिति है वो स्थिर बनी हुई है, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, नमस्कार इंडिया ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो जल्दी स्वस्थ हो और बाहर आए, स्वस्थ होकर अपने घर को लौटें। तो ये सब की सब चीज़ें चल रही हैं। और हालांकि मध्य प्रदेश के उपचुनावों को लेकर एक खबर आ रही है कि जो वहाँ का चुनाव आयोग है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की है। अब पता लगता है कुल मिलाकर। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ कोरोना का जो वैक्सीन जो फ्री या नहीं फ्री, जिस प्रकार की भी चर्चा, मुझे ये समझ नहीं आया कि जो इस प्रकार की जो इमेच्योर जो वक्तव्य आ जाते हैं या बयान आ जाते हैं कि अभी वो रिपोर्ट वैक्सीन कोई आई ही नहीं है कोरोना की, अभी कोई इसकी दूर दूर तक जानकारी नहीं है। हालांकि हर्षवर्धन जी ने भी जो कहा है कि हम कितने करोड़ लोगों को जुलाई 2021 में दवाई उपलब्ध कराने की स्थिति के अंदर होंगे। तो जब अभी आपको ये तय ही नहीं है तो आप कैसे ये दावा कर रहे हैं कि हम आपको फ्री में भी दे देंगे या पैसे से कैसे उपलब्ध करा देंगे? क्यों आज क्या आप लोगों को क्यों मूर्ख बनाने का प्रयास किया जाता है? क्यों 10 लाख के बाद 19 लाख और 19 लाख कल को जब जवाब करेगा कोई पूछे नौकरियों का वादा किया था तो क्या हुआ, तो कह देंगे कि हमने तो रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही थी। इसी प्रकार जैसे अब कहा जा रहा है भाई 2 करोड़ नौकरियां नहीं, हमने तो रोजगार की बात करी थी लोकसभा चुनावों के अंदर। ये बड़ी तकनीक सी बड़ी बारीक सी चीजें होती है, इसमें आम जनता को उलझाने का प्रयास किया जाता है जो कि नहीं करना चाहिए। एक जानकारी और है जो एकनाथ खड़से थे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, अब वो आज एनसीपी के अंदर शरद पवार की पार्टी के अंदर सम्मिलित हो गए हैं। अब कल अष्टमी और नवमी का जो भी लोग नवरात्र करेंगे, कन्या पूजन करेंगे, लंकड़िया पूजन करेंगे, जो कुछ भी करेंगे उसके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं अभी से। और उसके बाद रविवार को विजयदशमी दशहरा का पर्व, अपना ध्यान रखें। मैं एक बार फिर से आप सभी को साधुवाद व्यक्त करते हुए अपनी ओर से आपको समस्त नवरात्रों की शुभकामना देते हुए नमस्कार इंडिया, नमस्कार धरा।